क्या हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जाधारियों को सरकार देगी मालिकाना हक? कब्जाधारियों पर क्यों मेहरबान हो रही है सैनी सरकार? हरियाणा में अब कब्जा करो और बन जाओ जमीन के मालिक। सैनी सरकार का क्या है ये कब्जाधारियों के लिए गजब वाला ऐलान। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप पिछले 20 साल से जिस मकान में रह रहे हैं, जिस जमीन को आज तक अपनी समझते रहे, लेकिन कागजों पर वो जमीन आपकी नहीं बल्कि पंचायत की है, और अब हरियाणा सरकार कहे कि कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो 500 गज तक की जमीन का मालिकाना हक आपको मिल सकता है, तो क्या आप इस मौके को छोड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आज की बाजार कीमत नहीं बल्कि 2004 के कलेक्टर रेट का 1.5 गुना भुगतान करने की बात है। यानी जिस जमीन की आज कीमत लाखों या करोड़ों रुपए हो सकती है, उसका हिसाब पुराने रेट से लगाया जा सकता है। लेकिन जरा ठहरिए, कहानी इतनी आसान भी नहीं है कि पंचायत की जमीन पर मकान बना लिया और अब आप मालिक बन गए। इसमें तारीख, जमीन की सीमा, डॉक्यूमेंट्स, भुगतान और सरकारी मंजूरी शामिल है। इसलिए आज इस पूरे मामले को मैं आपको एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट की नजर से समझाऊंगा। कौन लोग इस राहत के दायरे में आ सकते हैं, 500 गज की सीमा का असली मतलब क्या है, 2004 के कलेक्टर रेट से भुगतान कैसे समझे, अगर मकान 400 या 700 गज में बना है तो फिर क्या होगा, कौन से पेपर आपके काम आ सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर की भूमिका क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये जमीन आगे बेची भी जा सकती है? क्योंकि अगर आप हरियाणा में ऐसी जमीन पर रह रहे हैं तो ये सिर्फ एक सरकारी अनाउंसमेंट नहीं बल्कि आपकी प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति बदलने का मौका हो सकती है। सबसे पहले पूरी कहानी को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। हरियाणा में गांव में ऐसी बहुत सी जमीनें रही हैं जिन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामलादेह यानी आमतौर पर पंचायत से जुड़ी सामुदायिक जमीन के रूप में दर्ज किया जाता है। समय के साथ कई जगहों पर लोगों ने इन जमीनों पर मकान बना लिए, परिवार बस गया, बिजली के कनेक्शन लग गए, लोग सालों से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक उनके नाम पर अभी भी नहीं है। अब सरकार की पॉलिसी के तहत उन लोगों को राहत देने की कोशिश की गई जो 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे। यहां मैं आपको सबसे पहले एक तारीख याद रखने को कहूंगा, 31 मार्च 2004। अगर आपका मकान इस तारीख के बाद बना है तो सिर्फ 20 से 22 साल रहने से आप इस योजना के पात्र नहीं हो जाते। यानी सरकार का फोकस पुराने कब्जे और पुरानी कंस्ट्रक्शन पर है। अब दूसरा सबसे बड़ा नंबर है 500 गज का। एक परिवार अधिकतम 500 वर्ग गज तक की जमीन के मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकता है और इसमें मकान के साथ खुली जगह भी शामिल हो सकती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए रमेश के पास पंचायत की जमीन पर 300 गज का मकान है और वो परिवार 2004 से पहले से वहां पर रह रहा है। अगर बाकी शर्तें पूरी होती है और पुरानी कंस्ट्रक्शन का प्रमाण उपलब्ध है तो 300 गज तक का मामला नीति के दायरे में आ सकता है। अब दूसरा उदाहरण समझिए। सुरेश के पास कुल 500 गज जमीन है जिसमें 250 गज पर मकान बना है और 250 गज खुला आंगन या दूसरे इस्तेमाल में। यहां भी 500 गज की सीमा को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मकान का कंस्ट्रक्ट हिस्सा नहीं बल्कि संबंधित जमीन का क्षेत्रफल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति का कब्जा 700 गज पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसे पूरे 700 गज का मालिक बना देगी। पॉलिसी में अधिकतम सीमा 500 गज तक बताई गई, बाकी 200 गज की स्थिति अलग नियमों और रिकॉर्ड के आधार पर तय हो सकती है। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, पैसा कितना देना होगा। यहां सरकार ने मौजूदा बाजार भाव को आधार बनाने के बजाय 2004 की कलेक्टर रेट का 1.5 गुना भुगतान करने की व्यवस्था बनाई। मान लीजिए किसी जमीन का 2004 में कलेक्टर रेट 500 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड था, 1.5 गुना हुआ 700 रुपए। अगर पात्र 500 गज है तो गणित होगा 500 गुना 750 यानी 3,75,000 रुपए। ये एक एग्जाम्पल है। अब सोचिए अगर आज उसी इलाके में जमीन का बाजार भाव 20,000 रुपए प्रति गज है तो 500 गज की बाजार कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। लेकिन पात्रता और रिकॉर्ड सही होने की स्थिति में भुगतान का आधार 2004 के कलेक्टर रेट पर हो, न कि आज के बाजार भाव पर। यही वजह है कि इस नीति को लेकर प्रभावित परिवारों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी है, कलेक्टर रेट हर गांव, हर इलाके और हर जमीन का एक जैसा नहीं होता। इसलिए मैंने जो 500 रुपए का उदाहरण दिया था वो सिर्फ आपको गणित समझाने के लिए।
वास्तविक रकम आपके संबंधित रिकॉर्ड और लागू कलेक्टर रेट से ही तय हुई। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, मेरी रियल एस्टेट एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट होने के तौर पर राय है कि इसे सिर्फ जमीन देने की योजना के रूप में देखना सही नहीं हो। इसके पीछे कम से कम 3 बड़े मकसद दिखाई देते हैं। पहला, पुराने जमीनी विवादों को कम करना। दूसरा, लंबे समय से कब्जे और कंस्ट्रक्शन के कारण पैदा हुए कानूनी अनिश्चितता को खत्म करना। और तीसरा, पंचायतों को रेवेन्यू मिलना, क्योंकि अगर कोई परिवार सालों से जमीन पर रह रहा है, मकान बना चुका है लेकिन रिकॉर्ड में मालिक नहीं है, तो फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी को बेचने, विरासत में देने, बैंक लोन लेने या कंस्ट्रक्शन से जुड़े कोई भी काम में दिक्कत आ सकती है। मालिकाना हक मिलने की स्थिति में संपत्ति की कानूनी और आर्थिक स्थिति ज्यादा क्लियर हो सकती है। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, क्या मालिकाना हक मिलने के बाद जमीन बेच सकते हैं? आपके दिए गई डिटेल में ऐसी जमीन को बेचने की बात भी सामने आई है, लेकिन मैं यहां दर्शकों को सलाह दूंगा कि सिर्फ किसी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर बिक्री का फैसला बिल्कुल ना लें। जमीन का अंतिम अधिकार, म्यूटेशन, रजिस्ट्री, टाइटल और किसी भी प्रतिबंध की स्थिति संबंधित सरकारी और रिकॉर्ड देखकर ही तय होगी। यानी सरकार नाम कर दिया, अब तुरंत बेच दो, इस तरह की नुकसान कर सकते। रिकॉर्ड देखिए, आदेश देखिए और जरूरत हो तो स्थानीय रेवेन्यू ऑफिस, प्रॉपर्टी लॉयर से लिखित पुष्टि लीजिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, आपको साबित क्या करना होगा। सरकार को यह मानने के लिए कि मकान 31 मार्च 2004 या उससे पहले मौजूद था, पुराने डॉक्यूमेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। उदाहरण के लिए, पुराना बिजली का बिल, पुराने कनेक्शन का रिकॉर्ड, मकान से जुड़े पुराने डॉक्यूमेंट्स, राजस्व रिकॉर्ड, पंचायत से संबंधित प्रमाण, पुराने टैक्स या दूसरे ऐसे डॉक्यूमेंट जिनसे यह साबित हो सके कि उस समय वहां कंस्ट्रक्शन और कब्जा मौजूद था। यहां एक बात और समझिए, आज का बिजली का बिल ये साबित कर सकता है कि आप आज वहां रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अकेले ये साबित कर दे कि ये मकान मार्च 2004 से पहले बना था। इसलिए पुराने रिकॉर्ड जितने मजबूत होंगे, आपका मामला उतना ही मजबूत हो सकता है। कई मामलों में सरपंच की संतुति या पंचायत स्तर का प्रमाण भी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। आवेदन के लिए सीएस सर्विस सेंटर के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया का उल्लेख है, लेकिन मैं आपको यहां भी एक एक्सपर्ट वाली सलाह दूंगा। सीएससी पर आवेदन करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कराकर एक फाइल बनाइए। पुराने बिजली बिलों की तारीख देखिए, जमीन का खसरा नंबर और उसका एरिया मिलाइए, परिवार के नाम और रिकॉर्ड में दर्ज नामों को मिलाइए और ये भी जांचिए कि जिस जमीन पर मकान बना है वो वास्तव में उसी श्रेणी की जमीन है जिसके लिए ये पॉलिसी लागू होती है या नहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी के मामलों में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो सिर्फ कब्जे का मालिकाना हक समझ लेते हैं। कब्जा और मालिकाना हक दो अलग अलग चीज है। आप 20 साल से किसी जगह पर रह रहे हैं, इसका मतलब अपने आप ये नहीं हो जाता कि आप कानूनी तौर पर उस जगह के मालिक बन गए। दोस्तों, अब सरकार का ये प्रोसेस पात्र लोगों के लिए उस अंतर को खत्म करने का रास्ता खोलती है, लेकिन पात्रता साबित करनी होगी। अब एक और बड़ा बदलाव, पहले से मामलों की मंजूरी का अधिकार निदेशक स्तर पर था, लेकिन अब संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी को मंजूरी देने की शक्ति दी जाने की बात सामने आई। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझिए, अगर फाइल जिला स्तर पर ही तय हो सकती है तो थियोरेटिकली प्रक्रिया ज्यादा स्थानीय और तेज हो सकती है। पहले अगर फाइल ऊपर के स्तर पर जाती थी तो समय लगता था, अब डीसी को अधिकार मिलने से डिसीजन लेने का प्रोसेस आसान होना इसका मकसद है। हालांकि जमीन के मामलों में अधिकार मिल गया और फाइल तुरंत मंजूर हो जाएगी, इन दोनों बातों में अंतर है। आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, जमीन नीति के दायरे में आती होगी, रिकॉर्ड में कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं होगा, तभी मामला आगे बढ़ेगा। अब जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जो 25 साल से एक मकान में रह रहा है, उसके बच्चे उसी घर में बड़े हुए, बिजली का बिल उसी पते पर आता है, वोटर आईडी या दूसरे रिकॉर्ड भी वहीं से है, लेकिन जमीन का मालिकाना हक आज भी पंचायत के नाम है। ऐसे परिवार के लिए मालिकाना हक सिर्फ जमीन का कागज नहीं दोस्तों, ये संपत्ति की सिक्योरिटी है। मान लीजिए उस मकान की बाजार कीमत आज 50 लाख रुपए है, अगर जमीन का टाइटल स्पष्ट नहीं है तो खरीदार उससे दूरी बना सकता है, बैंक लोन देने में दिक्कत कर सकता है और परिवार के भीतर विरासत का विवाद भी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया पूरी होकर मालिकाना हक स्पष्ट हो जाता है तो संपत्ति की
मार्केटेबिलिटी यानी बाजार में उसकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है। यही इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा रियल एस्टेट एंगल है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक परिवार के पास 400 गज की जमीन है और 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से रेट 800 रुपए प्रति गज था। 1.5 गुना हुआ 1200 रुपए। 400 गज के लिए कुल रकम हुई 4,80,000। अगर आज उस इलाके में बाजार भाव 15,000 रुपए प्रति गज है तो वही 400 गज करीब 60 लाख रुपए की बाजार कीमत रख सकती है। यानी पुराने कलेक्टर रेट को आधार बनाने की वजह से पात्र परिवारों के लिए आर्थिक बोझ मौजूदा बाजार कीमत की तुलना में काफी कम हो सकता है। ये सिर्फ इलुस्ट्रेटिव कैलकुलेशन है। वास्तविक कलेक्टर रेट और देय राशि सरकारी रिकॉर्ड से ही तय होगी। अब सवाल ये भी है कि क्या हर पंचायत की जमीन इस नियम में आ जाएगी? बिल्कुल जरूरी नहीं। जमीन की श्रेणी, रिकॉर्ड, कब्जे की प्रकृति, कंस्ट्रक्शन की तारीख, एरिया, डिस्प्यूट और दूसरी लागू शर्तें इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए अगर आपके गांव में कोई कह रहा है कि 500 गज तक पंचायत की जमीन अब सबके नाम हो जाएगी तो इस बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। प्रॉपर्टी कानून में एक शब्द भी पूरा मामला बदल सकता है। शामला देय लिखा है या कोई दूसरी श्रेणी, जमीन पंचायत के रिकॉर्ड में है या किसी दूसरे सरकारी रिकॉर्ड में, कब्जा कब से है, मकान कब बना और क्या जमीन किसी खास उपयोग या डिस्प्यूट में आती है। इन सभी चीजों की जांच जरूरी है। दोस्तों, मेरी राय में इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा उन पुराने परिवारों को हो सकता है जो वास्तव में सालों से वहां रह रहे हैं और जिनके पास अपने पुराने कब्जे और कंस्ट्रक्शन का ठोस रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन यही पॉलिसी गलत डॉक्यूमेंट्स, फर्जी दावे या जमीन के गलत इस्तेमाल का रास्ता ना बने, इसके लिए वेरिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार ऐसी जमीन पर रह रहा है तो पहला कदम जमीन बेचने का नहीं बल्कि जमीन का रिकॉर्ड समझने का होना चाहिए। खसरा नंबर निकालिए, जमाबंदी देखिए, जमीन की श्रेणी देखिए, पूरा एरिया मिलाइए, 2004 से पहले का कंस्ट्रक्शन का प्रमाण खोजिए और फिर प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए। क्योंकि आज के समय में प्रॉपर्टी की असली ताकत सिर्फ चार दीवारी नहीं बल्कि क्लियर टाइटल है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हरियाणा सरकार की ये राहत अगर आपकी जमीन पर लागू होती है तो ये आपके लिए सिर्फ पुराने कब्जे को नियमित कराने का मौका नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए संपत्ति का कानूनी आधार मजबूत करने का मौका हो सकता है। लेकिन याद रखिए, 500 गज की सीमा, 31 मार्च 2000 की कट ऑफ तारीख, 2004 के कलेक्टर रेट का 1.5 गुना भुगतान और डीसी की मंजूरी, ये चारों बातें इस पूरी कहानी की रीढ़ है। इनमें से एक भी शर्त आपकी स्थिति पर लागू नहीं होती है तो परिणाम अलग हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बजाय सरकारी रिकॉर्ड को आखिरी आधार मानिए। और मेरी बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट राय साफ है, अगर आपका परिवार वास्तव में 2004 से पहले से ऐसी पंचायत की भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है और आपके पास पुराने कब्जे के सभी प्रूफ है तो इस पॉलिसी की पात्रता जरूर जांचें। क्योंकि 20-22 साल पुराने घर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ कितने साल से रह रहे हैं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या इस घर की जमीन का कानूनी मालिकाना हक हमारे पास है। अगर जवाब नहीं है तो अब शायद उस स्थिति को बदलने का रास्ता आपके सामने है। लेकिन आवेदन करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जरूर जांचिए। दोस्तों, हरियाणा सरकार के इस फैसले, इस पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी किसी इसी तरह की जमीन पर रह रहे हैं? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।